हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एसएन सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथ्स में द्विघातीय समीकरण चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग इसको पढ़ रहे थे। इस पर हमने एक लेक्चर ले लिया था, ठीक है। द्विघात समीकरण पे हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है द्विघात समीकरण होता है क्या है, ठीक है, और कैसे चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। और फिर बताया द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। उसी पे बेस्ड प्रश्नावली चल रही थी 4.1 के पहला क्वेश्चन मैं कराया था और दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दिया है, उसको आज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। तब उससे क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बाद मैं जब इस क्वेश्चन करा लूँगा, इसके बाद अब द्विघात समीकरण को हल करने की विधि बताऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं 4.1 का। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। द्विघातीय समीकरण में निरूपित करना है इसको, ठीक है। पहला है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्र की लंबाई, जो आयताकार भूखंड है उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई करते हैं, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है, निरूपित करना है, ठीक है। तो दूसरे का पहला पार्ट क्या कह रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, दुगने से एक अधिक है। तो सबसे पहले चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई मान लिया x मीटर मान लिया। अब कह रहा है लंबाई मीटर में है, तो लंबाई कितनी कह रहा है, लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो चौड़ाई का दुगना कर दीजिए, तो 2x कर दिया, दुगना कर दिया प्लस एक अधिक हो गया, चौड़ाई लंबाई मिल गई। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है जानते ही हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया कितना है 528, ठीक, बराबर लंबाई कितना है 2x प्लस 1, चौड़ाई कितना x। सॉल्व कर लीजिए, कितना जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर लेके जाएंगे तो -528 इक्वल टू 0, इधर हटा कर, ठीक है। ये आपका बन गया। यही आपका यही बनाना था, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। यही आपका आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड क्या है, दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। दो क्रमागत, जैसे एक दो क्रमागत है, 4-5 क्रमागत है, मतलब क्रम से आगे का आ रहा है, क्रमागत क्रम से आगे का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 4, 5, 6, 7 ऐसे है, तो मैंने एक अंक अगर मानेंगे तो अगला अंक क्या होगा, x प्लस 1 होगा, ये तो होगा। जैसे अगर मैंने x मान लिया तो अगला क्या होगा, एक जोड़ने पे आएगा अगला x प्लस 1। जैसे 13, 14 क्रमागत है, 13 में एक जोड़ रहे 14 आ रहा है ना, तो उसी तरीके से मानना पड़ेगा। माना एक संख्या, ठीक है, माना एक धन पूर्णांक की बात कर रहा है ना, एक धन पूर्णांक x है, तो अगला या क्रमागत अगला धन पूर्णांक कितना है, x प्लस 1। क्या कह रहा है, दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 306 कह रहा है, ठीक है। गुणा कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर द्विघात समीकरण बनाना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
क्या है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ किससे? उसका बच्चा होगा, ठीक है। रोहन की माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान ज्ञात करना है, ठीक है। रोहन की माँ मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अभी का वर्तमान में मान रहे हैं तो उससे 3 वर्ष बाद जो गुणनफल होगा 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए रोहन की आयु तो आपको मालूम नहीं है, तो मान लीजिए रोहन की आयु कितनी है x, और रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो माना रोहन की आयु, ठीक है, आयु मान लीजिए कितनी x वर्ष, वर्ष में होगी x वर्ष, ठीक है। तो रोहन की माँ की, इसलिए रोहन की माँ की, अच्छा ये वर्तमान आयु मानिएगा। रोहन की क्या मानेंगे आप? वर्तमान, क्योंकि अभी की आयु मानेंगे, ठीक है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु अभी की आयु तो, ठीक है। तो अभी की आयु कितनी जाएगी? क्या कह रही है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x इसकी अगर अभी वर्तमान में माने हैं तो कितनी हो जाएगी रोहन की माँ की? इतने वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार? अब से 3 वर्ष बाद, मतलब जो अभी वर्तमान माने इससे 3 वर्ष बाद, ठीक है। क्या है कि 3 वर्ष बाद जो इसकी माँ की आयु होगी, रोहन की आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष हो जाएगी, और रोहन की जो 3 वर्ष बाद आयु हो जाएगी x + 26 है +3 हो जाएगी, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? x + 3 वर्ष हो जाएगी, किसकी? रोहन की, ठीक। और इसकी माँ की, रोहन की माँ की, रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? ये तो इनकी इतनी है ही है, x + 26 है ही है, ठीक, +3 हो जाएगी, ठीक। तो यानी कितनी हो जाएगी? x + 29 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? 3 वर्ष बाद गुणनफल 360 है। नहीं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद इनकी आयु और इनकी आयु गुणनफल कितना कह रहा है? 360, अर्थात x + 3 गुणे x + 29 = 360। ये कह रहा है, निकाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व क्या करना है? इसी को लिखते हैं। x² हो जाएगा, x से इसमें गुणा करेंगे तो 29x, ठीक, और इसमें गुणा करेंगे, इससे करेंगे तो +3x, प्लस 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 9 × 27 के 7 बचा 2, 3 × 6 2 8 87 बराबर 375 कर दीजिए इधर। तो x², ठीक, +29 और +3 32x, ठीक। और जब 360 में 87 घटाइए कितना आएगा? 360 में से 87 घटाएंगे, 10 में से गया 3, 95 आपका 5, 15 15 से 8 गया 7, 273 -273 = 0। तो ये आपका बन गया इक्वेशन, ठीक है। चेक कर ले रहा हूँ मैं अभी, हाँ ठीक है। x + 32x - 273 = 0। तो ये आपका बन गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको बस यही बनाना ही है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें आगे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा सॉल्व कैसे करते हैं, और इस क्वेश्चन का वही टॉपिक ही शुरू करूंगा, ठीक है। तो बिठा रहा हूँ, समीकरण बनाना आपको आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। तो समीकरण बनाना ही मेन चीज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाप से तय करती है, ठीक है।
यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, उससे मतलब किलोमीटर जो भी चाल कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने 3 घंटे अधिक समय लगता। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी और दूरी दिया हुआ है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है, यहाँ से यहाँ तक मान कहीं कोई दूरी होगी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मान लीजिए इसका चाल जो है b है, मान लीजिए, ठीक है, या x मान लीजिए, तय करता है। यदि उसी चाल को 8 मतलब उसकी अगर 8 कम होती तो वह 3 घंटा ज्यादा समय लगता, ठीक है। दूसरे का चौथा क्या कह रहा है, तो हमें चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाल। तो मान लीजिए चाल जो है रेलगाड़ी की चाल है, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, की चाल बराबर हम x मान लेते हैं, ठीक है। और जो चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा होती है, km/h, किलोमीटर प्रति घंटा h से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो ऐसे लिख दीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे, ठीक है। तो चाल ज्ञात करने, चाल मैंने मान लिया। दूरी दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर दूरी, ठीक है, दूरी दिया हुआ है। दूरी कितनी दिया हुआ है? 480 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, फार्मूला आप जानते हैं समय का, समय बराबर होता है क्या? दूरी बटे चाल, ठीक। अच्छा, अब जरा आप बताइए, जब उसकी x चाल है, ठीक है, और दूरी इतनी है, तो समय कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 480 बटे x, 480 बटे x, है ना भाई। इतने, जैसे आपसे कह दें कि कोई आपकी जो गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, ठीक, और 100 किलोमीटर दूरी का तय करना कितना टाइम लगेगा? 50 है तो 100 बटे 50 से भाग दे, 2 घंटा आएगा, ठीक है। तो दूरी को हम समय से जब 4 से भाग दे देंगे, दूरी बटे 4, तो समय निकल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, मतलब अगर 480 किलोमीटर की दूरी तय करता, ठीक है, x चाल से, तो कितना टाइम लगता उसको? समय, मतलब अगर t लगता, t कितना लगता? 480 बटे x लगता, जब वो 480 किलोमीटर दूरी s किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता, ठीक, तो समय दूरी हो गई। अब क्या कह रहा है, वहां उसी दूरी को, दूरी कितनी है? 480 ही है, तो तय करने में क्या कह रहा है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, अब जो चाल होती, अब चाल जो है, ठीक है, इसको मैं मान t1 मान लेता हूँ, कोई टाइम t1 या कुछ भी, चलिए समय ही लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब 480 किलोमीटर, आप ऐसे लिखिए, 400, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक। तो दूरी 480 है बटे चाल कितना है? x है, ये समझ में आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि दूरी कम, अब उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दीजिए। क्या कह रहा है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है, तो 3 घंटा अधिक समय लगता, ठीक। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर चाल में से घटा दें, 8 घटा दें, ठीक, तो दूरी से भाग दें तो कुछ समय आएगा, ठीक। तो वो ये पहले का समय ये है, और जो अब गति कम कर दिया, घटाने पे, मतलब गति कम कर दिए तो समय और लगेगा, तो जब दोनों का डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 3 घंटा। देखा है, 3 घंटा अधिक समय लगता, ठीक है। तो जब हम चाल कम कर देंगे, भाई चाल बढ़ा देंगे, तो जैसे आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहे हैं, ठीक, तो और 100 किलोमीटर चल रहे हैं, तो आपको 2 घंटा लग रहा है, ठीक। अगर हम गति तेज कर दें तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना, ठीक, और कम कर दें तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। यही चीज करनी है, यहाँ पे यही चीज कह रहा है ना, देखिए, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर घंटे कम होती, यदि, तो यही लिख दे रहे हैं, यदि चाल 8 किलोमीटर
पर आवर कम होता तो 480 किलोमीटर दूरी करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो दूरी तो वही 480, लेकिन अब जो उसकी चाल है क्या है, 8 कम कर दिया है ना, 8 कम कर दिया। नहीं समझे? ये समझे नहीं आप? क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर कम होती चाल, तो इसका दूरी ये हो जाता। अब बताइए, पहले समय ये लग रहा था, अब ये लग रहा है, तो कौन सा समय जाता है? ये वाला कि ये वाला? भाई जब ये आपकी चाल कम हो गई तो समय कौन ज्यादा आएगा? ये ज्यादा आएगा। इसमें से ये घटा दीजिए, कितना आना चाहिए? 3 कह रहा है ना, 3 घटाने का समय लगता। तो प्रश्नानुसार ठीक, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 480 किलोमीटर दूरी थी, अगर हम दूरी इसकी चाल कम कर दिए, x माइनस 8 कर दिए, तो उसका समय जो लग रहा है 480 दूरी थी, लेकिन चाल पहले वाली थी x थी, तो दोनों में डिफरेंस जो कितना आ रहा है? 3। ठीक है, ये बस इक्वेशन बन गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? पहले इसको देख लीजिए, फिर समझा रहा हूं। इक्वेशन ए बन रही है। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझा रहा हूं, आगे तो सॉल्व कर दूंगा, पहले ये सॉल्व कर देता हूं, फिर बताता हूं। चलिए, 480 यहां से कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1x माइनस 8 माइनस और 1/x बराबर 3। ठीक है, तो ये 3 से अगर भाग देते हैं इधर तो कितना आ जाएगा? 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटें 3 कम 3 6 18 160। ठीक है, 3 से यहाँ भाग दिए, 3 कम 3 3 6 18 0 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ले रहे हैं एलसीएम लघुत्तम, x आ जाएगा, यहाँ x माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आएगा x माइनस 8, x माइनस 8 ब्रैकेट में ये। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, उड़ा कर लीजिए जो भी आ रहा 160। ठीक है, ऊपर आ रहा है, देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 8 प्लस 8 बचेगा। खोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छा, नीचे देखिए गुणा कर दे रहे हैं, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इधर कितना है 1। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा 8 ऊपर, तो ऊपर बचा देखिए 160 और उधर बचा गुणे 8। अच्छा बटे ऐसे में लिख दे रहा है, एक स्टेप ऐसे लिख दे रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 8x कितना गुणा कर दीजिए, इधर 1/1 कर सकते हैं, अच्छा गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर गुणा करेंगे 16 थे 144, तो 16 थे 128 ठीक, x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, प्रश्न कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 0, तो ये इक्वेशन। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 24x, पूरा कुछ गलती हो रहा है लग रहा है, x स्क्वायर आ रहा है मेरा, ये चेक कर लीजिए पूरा ठीक है। ठीक है, चलिए तो देखिए, हाँ इक्वेशन ये आएगी। हाँ, ये कह रहे थे कि रेलगाड़ी की चाल, ये क्वेश्चन समझाने कह रहा था कि देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल याद करना था, दूरी दिया है 480 पहले, तो समय कितना आएगा? दूरी बटे समय 480 बटे x कर देंगे, ये समझ में आ रहा है समय। अगर हम बताइए चाल अगर घटा दें इसमें तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, यदि चाल 8 किलोमीटर कम होती तो मैं 8 किलोमीटर कम होती
ठीक है, अर्थात क्या जाएगा x माइनस 8 होगा, तो समय कितना लगेगा 480 इतना लगेगा। तो ये दूरी इसमें से समय और इसके घटा देंगे, कितने का समय कह रहा है 3 घंटा, 3 घंटे का, है ना। तो 480 बटे ये करा माइनस 480 बटे x घटा दिया, कितना आ रहा है 3 का डिफरेंस कह रहा है, 3 घंटा इसमें लगता है। ठीक है, सॉल्व करना है 100 तो कितना, ये 3 से भाग दिए, 3 से काट देंगे, 3 कम 3 3 घटा 160 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको इधर यहाँ पे गुणा छानता जो ले लिया एलसीएम, यहाँ x आ जाएगा, x और माइनस x माइनस 8, ठीक, x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8 बचेगा ऊपर। ठीक है, 8 आ गया। ठीक है, और नीचे x स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा। ठीक, तो 16 8 128 आ गया। ठीक है, बराबर ये चौड़ा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x पछाना कर दिया, इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो भी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आज ये प्रश्नावली आपकी 4.1 की कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं टॉपिक देख लेता हूँ क्या पढ़ाना है आपको। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरणों का हल। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कोई द्विघातीय समीकरण पढ़ा है तो उसका हल कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए द्विघातीय समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये इक्वेशन है, अगर आपने पढ़ा था, मैंने बताया भी था आपको कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो अगर इसका मूल आ जाए इसका, ठीक है, माना x बराबर अल्फा, कोई अल्फा या बीटा कुछ मान लीजिए, कोई कांस्टेंट मान लीजिए, अल्फा जो समीकरण है, मान लीजिए समीकरण फर्स्ट है, समीकरण का मूल है तो, ठीक है, मतलब मान लीजिए ये कोई समीकरण है, तो x बराबर अल्फा का रखने पे यहाँ पे वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अर्थात a जहाँ x है वहां पे क्या रखते हैं अल्फा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये बराबर जो वैल्यू रखने पे यहाँ पे जो अल्फा रखेंगे वैल्यू कितनी आएगी 0 के बराबर आएगी। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर ये है मतलब x बराबर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x बराबर अल्फा रखने पे ये 0 आ जा रही है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, तो जो इसका मूल होगा, अगर x बराबर अल्फा समीकरण का मूल है, मतलब x बराबर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है x माइनस अल्फा इस समीकरण का गुणनखंड होगा, समीकरण का गुणनखंड हुआ या हल हुआ, समीकरण का मूल हुआ, देखिए समीकरण का एक मूल है। ठीक है, कहने का मतलब एक एग्जांपल से लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक 2x स्क्वायर माइनस, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर देखिए, अगर हम x बराबर यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, x बराबर 1 रखते हैं, देखिए 1 रखते हैं, तो यहाँ 2 आएगा, प्लस 1 3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि x बराबर 1 रख दें, अगर इसमें रखने पर, ठीक है, रखने पर x बराबर 1 रख दें इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, यही आएगा ना। देखिए यहाँ पे 2 आएगा माइनस 3 प्लस 1, 0 आगे कि नहीं आगे, अर्थात इसका जो समीकरण का जो मूल हुआ x माइनस 1 क्या हुआ, इस समीकरण का एक मूल आएगा। ठीक है, मूल आएगा कह सकते हैं, समीकरण का गुणनखंड कह सकते हैं, का गुणनखंड होगा, गुणनखंड है। ठीक, ठीक है, और ऐसे भी तरीका आपको बता दें, गुणनखंड करने का तरीका भी बताऊंगा आगे। ठीक है, दूसरा भी निकालना चाहते हैं तो एक तरीका इससे भाग दे दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो जो x स्क्वायर का गुणांक है कितना है 2 है,
और जब कांस्टेंट में गुणा कर दीजिए कितना आएगा, तो यहाँ 2 आएगा और एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, यहाँ पे कितना है कांस्टेंट वाला टर्म 1, कितना आ गया 2। 2 का ऐसा फैक्टर करिए कि बीच वाला आ जाए, है ना। भाई 2 का फैक्टर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, 2 और 1 ही हो सकता है, 1 और 2, ठीक है। तो 2 एकम 2, ऐसा फैक्टर करिए तो गुणा करने पे 2 आ जाए, 2 एकम 2, 2 आ रहा है, ठीक। और जोड़ने पे 3 आना चाहिए, 2 1 3। यहाँ सिंबल कौन सा है प्लस, यहाँ जोड़ने पे लाना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस होता है तो घटाने पे लाना होता है। यहाँ पे सिंबल कौन सा, ये देखिए कांस्टेंट का यहाँ आगे लगा हुआ है, प्लस 1 लगा है, तो इसका जोड़ने पे लाना है 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2x² लिखा है, लिखा रहने दीजिए, -3 लिखा है, जो 3 है 3 को अपने क्या किसमें तोड़ना है, 2 + 1 में, 2 + 1 ऐसे, +1 = 0, ठीक है। अब इसको तोड़ लीजिए, 2x² और ये करेंगे तो -2x आ जाएगा, और -x + 1 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, इन दोनों में 2x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x -1, ठीक। अच्छा, इस वाले में देखिए कुछ कॉमन तो है नहीं, तो मैं x - 1 अगर यहाँ लिया तो x - 1 बनाना है, x - 1 लाना है, यानी अगर 1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। 1 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा x, -1 देखिए गुणा करेंगे तो एक -x हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा, ठीक है, = 0। अब देखिए इन दोनों में x - 1 कॉमन है, तो इसको लिखेंगे x - 1 दोनों में कॉमन हो गया, और ये 2x - 1 = 0। देखिए यहाँ देखिए एक आंसर देखिए जो मैंने कहा था कि यहाँ पे देखिए x बराबर 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड है। तो आंसर क्या हुआ x, यानी इसका मतलब ये हुआ कि या तो x - 1 = 0 होगा, या क्या होगा 2x - 1 = 0 होगा, ठीक। इससे क्या मिलेगा, x बराबर 1 या x बराबर कितना, 2x बराबर 1, ऐसे लिखिए, एक स्टेप लिख दीजिए, 2x बराबर 1, ठीक। तो यहाँ पे x बराबर 1 है ही है, और x बराबर 1/2, 2 मान आएगा, यानी x बराबर 1 रखने पे भी 0 आएगा इसमें, और x बराबर 1/2 रखने पे भी 0 आएगा, ठीक है। तो दो घात समीकरण को सॉल्व करने का ये गुणनखंड विधि है, ठीक है। गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, तो कोई क्वेश्चन दिया है मान लीजिए ये, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो x² का गुणांक है, ठीक है, और कांस्टेंट गुणांक, इन दोनों का कर दीजिए क्या, गुणा कर दीजिए, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में 2 है, यहाँ पे कितना है 1, गुणा कर दिए 2 आ गया, 2 × 1 2, ठीक। अब 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि जो बीच वाला है x वाला टर्म वो आए, ठीक है। तो 2 का फैक्टर तो एक ही हो रहा है, कुछ कट नहीं रहा है, 2 एकम 2, है ना। और यहाँ पे सिंबल कौन सा है, प्लस, तो यानी जोड़ने पे इधर वाला आना चाहिए, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 3, यहाँ 3 लिखा 3 आना चाहिए, तो नहीं मैंने कितना जोड़ा 2 + 1 में, 2 + 1 में, इसलिए मैं ब्रेक करके लिख दिया -2x - x + 1, ठीक। इन दोनों में 2x कॉमन ले लिया, जो बन रहा है 2x कॉमन ले लिया, x - 1 बचा, और इसमें से मैंने -1 कर लिया, x - 1, क्योंकि दोनों में सेम लाना होता है, ठीक। तो x - 1 दोनों में कॉमन हो गया, और यहाँ 2x, यहाँ पे -1 बचा, ठीक है, बराबर 0, अर्थात यानी ये 0 या तो ये 0, ये 0 अगर होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, अगर ये 0 तो ऐसे, ठीक। एक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको एक इस तरीके से करवा दे रहा हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने कराया था, चलिए ये क्वेश्चन है 2x² - 5x 2x² - 5x + 3 = 0। ये मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, ये मान लीजिए पहला मान लेते हैं, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, के मूल ज्ञात करना है, के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है मूल, ये मूल आपका जो x = 1 और x = 2 है, ये मूल है। गुणनखंड जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब x = 1 है तो पक्षांतर करेंगे तो x - 1 गुणनखंड आ जाएगा, x - 1/2 गुणनखंड आ जाएगा, देखिए x - 1/2 अर्थात देखिए यही तो आया, देखिए यहाँ पे देखिए इस वाले, यहाँ मैंने कहा x = 1/2, x = 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, x - 1/2 = 0, अर्थात जब इसको करेंगे तो 2x - 1/2 = 0, अर्थात 2x - 1 = 0। तो ये इससे क्या गुणनखंड हो गया कि नहीं हो गया,
2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1, ठीक है, ऐसे ही निकाल, ठीक है। तो जो मतलब ये मूल आता है 1 और 1/2 मूल, और ये गुणनखंड ये, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल आपको ज्ञात करना है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या होता है कि इन दोनों को गुणा कर दीजिए, जो x² का टर्म हो और कांस्टेंट टर्म को गुणा कर दीजिए, ठीक है, रफ पे आप कहीं पे भी कर लीजिए। 2 है इनटू 3 कितना आ गया 6। अब 6 को ऐसे में बांटिए कि यहाँ पे कौन सा सिंबल है प्लस, तो जोड़ने पे क्या आ जाए 5 आ जाए। तो 6 को देखिए हम 2 3 में ही ब्रेक कर सकते हैं, 2 3 में ब्रेक कर दिया, जोड़ने पे 5 आ गया, जोड़ने में 5, यहाँ प्लस का सिंबल है, जोड़ने में 5 आ रहा है, तो ऐसे तोड़ना। तो 2x², ठीक, अभी माइनस वाला भी बता देंगे आपको, 2x², ठीक, माइनस, तो मैंने 2 और 3 में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो 2x2 प्लस 3, अब बाहर ब्रैकेट x का लगा है, x लगा दीजिए, प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे आप लगा दिया, ठीक है। चलिए तो अब 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में क्या है 2x कॉमन, 2x मैंने ले लिया कॉमन, तो बचेगा x माइनस 1, ठीक। इसमें से देखिए क्या ले लें, x माइनस 1 कॉमन ले लें, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे, देखिए x माइनस 1 सेम आज किया, 3 कॉमन ले लिया, देखिए x माइनस 1 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, 3 1 कम 3 माइनस 3x, और जब यहाँ गुणा करेंगे तो इसका ऐसे गुणा करेंगे तो +3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए दोनों में x माइनस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 1 इधर हो गया, दूसरे वाले में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर ये 0 या तो ये 0, ठीक है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 r या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये तो मतलब हुआ। अर्थात जब ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा, r 2x बराबर 3, अर्थात x बराबर 1 और x बराबर 3/2, यही आपके क्या हो गए, यही आपके मूल हो गए, ठीक है, या इसको मूल हो गए या इसके हल भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरीके से करा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन होगा द्विघातीय समीकरण इस तरीके से हल करें। जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस अभी पहले वाले क्वेश्चन कराए हैं तो सबको आप अपने मन से हल करिएगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं। क्वेश्चन है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 को हल करना है। के मूल ज्ञात करिए, के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6x² माइनस x माइनस 2, तो मैंने आपको बताया तरीका क्या करते हैं, जो x² है ना, गुणा, इसे गुणा क्या करना है, इसका जो आपका गुणन वो है x² का जो गुणांक है 6 है, इधर कांस्टेंट का गुणांक 2 है, गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, प्राप्त करिए इसको, 6 दूना 12, ठीक, 12। अब 12 को गुणनखंड ऐसे करना है, 2 में तोड़ना है, ठीक है। 12 को ऐसे गुणनखंड करना है कि घटा, यहाँ पे सिंबल कौन सा है, घटाने पे लाना है, क्या घटा करके आना चाहिए, उसका घटा करके आना चाहिए। यहाँ पे कितना है संख्या 1, x का क्या संख्या है 1, तो घटाने पे 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या था 5, तो आपने जब यहाँ गुणा किया तो 3 दूना 6 आ गया, तो 6 को ऐसा ब्रेक करना है कि ब्रेक करना है क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो मैंने ब्रेक किया 3 2 3 ने ब्रेक किया, तो जो यहाँ पे सिंबल कौन सा जोड़ना है, जोड़ के 5 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है 6 दूना 12 कर दिया। अब 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि घटा करके उन दोनों का जो अंतर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, यहाँ x गुणांक कितना है 1 आना चाहिए। तो देखिए 12 को अगर आप ब्रेक करना चाहें तो 4 तय 12 आता है, 3 चौका 12 है ना, ठीक है, मतलब 4 और 3, ठीक है, 4 और 3, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो 4 माइनस 3 कर दीजिए, 4 3, तो हम 3 4 पहले बात करते, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये 4 3 है, 3 4 कर दो, बात वही है। तो मैं 3 पहले करता हूँ, 4 कर देगा, 3 कर दिया 4, बात वही है। अंतर आना चाहिए क्या, देखिए
अंतर आना चाहिए 1, ठीक है। 4 3 आ गया, अंतर 1 आना चाहिए। तो मैंने बस यही करना है, बस यही चीज आपको सीखना है बस, और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, गुणांक कितना है 6, कांस्टेंट कितना है 2, 6 दूना 12, 12 हो गया। 12 को ऐसे आप गुणा कर लीजिए, 12 भाई 2 से भाग देंगे तो 2 2 6 दूना 12 आएगा, 3 से भाग देंगे 3 चौक का 12 आएगा, 3 4। तो डिफरेंस जो आना चाहिए 1 आना चाहिए। x का गुणांक कितना है 1, ठीक है। तो अब बस लिख दीजिए 6x² है माइनस ब्रैकेट में क्या आ गया 3 माइनस 4, ठीक है। x कर दिए -2 इक्वल टू 0। आप चाहे 4 में 3 भी कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, उसको भी करके आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए तो कितना आ गया 6x² माइनस 3x, और यहाँ से जब करेंगे तो 4x आ जाएगा, -2 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 3x, 3x कॉमन लिया तो बचेगा 2, बचेगा 2x बचेगा माइनस, ठीक है। 6x² आ जाएगा और 3x, ठीक। अच्छा तो यहाँ पे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब 2 लेंगे तो x - 1 आ जाएगा, 2x - 2 4x - 1 इक्वल टू 0, ठीक। इन दोनों में 2x - 1 कॉमन हो गया, 2x - 1 एक ब्रैकेट में हो गया और 3x + 2, ठीक है। अच्छा मूल हो गया, निकल जाएगा या तो इसका मतलब ये हुआ 2x - 1 इक्वल टू 0 या r ये 0 होगा इक्वल टू 0। भाई जब इन दोनों गुणा है 0 है तो या तो ये 0 होगा तो ये 0, भाई किसी एक का गुणा 0 से गुणा करते हैं 0 हो जाता है। अच्छा जब इसको करेंगे तो x बराबर कितना जाएगा 2x बराबर 1 है ना, r यहाँ पे आएगा 3x इक्वल टू -2, अर्थात x इक्वल टू 1/2 r x इक्वल टू -2/3। यही आपके क्या हो गए मूल, यानी x बराबर 1/2 और -2/3 क्या हो गए समीकरण के मूल हो गए, ठीक है। एक गलती हो गई है, चेक करिएगा। यहाँ पे गलती हो गई क्वेश्चन में, देखिए ध्यान रखिएगा, गलती हो गई मैं इसलिए पकड़ में आ गई से बता रहा हूँ। देखिए गलती क्यों, कहाँ गलती हुई है चेक करिए। मैंने क्या बताया आपको अभी जस्ट, देखिए यहाँ तो सही है, स्टेप गलत हुआ है, फिर से मैं डालना उसको फिर से बताऊँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हो गया है, मैं बता रहा हूँ क्यों गलती हुआ है, फिर से कर रहा हूँ, इसमें मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ हुई है, ठीक है। मैंने आपसे बताया कि क्वेश्चन क्या है 6x² माइनस x - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने कहा 6 गुणे 2 कर दिए, 6 गुणे 2 आपने किया कितना आ गया 12, 12 को आपको तोड़ना है किसमें, डिफरेंस कितना आ जाए 1 आ जाए, 4 × 12, ठीक है। तो क्या करना है 6x² माइनस, ठीक है 4 - 3x - 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए मैंने गलती कहाँ कर रहा था, आप जब 4 से 3 हटाएंगे कितना आएगा -x आएगा ना, -x लाना था। और यहाँ पे अगर आप 3 - 4 कर देता मैं, तो यहाँ जब आप ब्रेक कर 3 से कर देते यहाँ -x था, -x और -x यहाँ प्लस माइनस प्लस हो जाता, तो ऐसे यहाँ गलत हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। 4 से 3 गया 1, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। 3 से 4 नहीं घटाएंगे, 3 से 4 घटाएंगे, अगर 3 से 4 घटा देंगे यहाँ पे देखिए क्या गलती आ गई, 3 से 4 घटा देंगे यहाँ पे क्या -x आ जाएगा, -x और माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस आ जाता था, तब प्लस अगर यहाँ होता, अगर इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे प्लस कर देते हैं ये ऐसे, तब ये सही क्वेश्चन सही हो जाता, ठीक है। मैं डाल दे रहा हूँ प्लस के लिए, देखिए प्लस के लिए सही हो जाएगा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ मैं प्लस कर दे तब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा।
ठीक है। तब देखिए अगर यहाँ प्लस करना है, देखिए अगर 6x² प्लस x माइनस 2 है, तब यहाँ पे 4 3 आ ही रहा है डिफरेंस, ठीक है, यहाँ करना है। तो आप देखिए यहाँ माइनस है, 3 माइनस 4 कर देंगे तो यहाँ देखिए माइनस, ये 3 से 4 गया तो माइनस 6 बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आपको क्या लाना है, 4 से 3 घटेगा, प्लस x आएगा, प्लस x और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। बस यही गलती हुई थी, ठीक है। चलिए गलती से उसको सीखते हैं। तो आप अब इस स्टेप से भी इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, इसे बगल में नोट करिएगा तो आपको पता लग जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस गलती मैंने हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से लीजिए 2x कॉमन, तो यहाँ पे आएगा 3x आएगा और 3x और माइनस प्लस 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया 2x माइनस 1, नहीं पहले इसको लिखिए जो कॉमन था, पहले दोनों कॉमन लिखा है 2 माइनस 2, ठीक, और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। या तो ये 0 या तो ये 0, तो लिखेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और या 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। और 2x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, अर्थात x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -1, ठीक। देख लिए तो अंतर समझा ना, देखिए दोनों में बिल्कुल डिफरेंस अलग अलग आ गए, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, बगल में नोट करिए दोनों में कहाँ डिफरेंस हुआ है, मैंने ब्रेक कैसे बताया। देखिए दोनों में, देखिए दोनों में 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, घटा करके लाना है 4 में से, मतलब ऐसा ब्रेक करना है कि यहाँ x लिखा है, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो 4 में से 4 × 12, मतलब 4 में घटा करके लाना है, और जो डिफरेंस आना चाहिए यहाँ पे देखिए कितना गुणांक कितना 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। 4 में से 3 गया, 4 से 3 गया 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस कर देंगे तो 4 से 3 घटेगा, यहाँ प्लस का आएगा ना, 4 से 3 घटाएंगे 1 आएगा, सिर्फ प्लस x आएगा, प्लस x माइनस बाहर लगा तो माइनस x आ जाएगा, सही है ना। बताइए देखिए सही कि नहीं, ऊपर सही, ठीक। अगर यहाँ 4 माइनस 3 कर देते तो यहाँ देखिए प्लस नहीं आता, तो यहाँ 3 माइनस 4 करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस 4 करना, यहाँ पे जब ब्रेक करना है तो यहाँ पे प्लस है, तो अगर हम 4 माइनस 3 करते तो यहाँ सिर्फ माइनस है, तो यहाँ क्या आता, सिर्फ आता 1x आता है, 1x माइनस है तो माइनस ही आता, तो इसका मतलब उल्टा हटाना पड़ेगा, 3 माइनस 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, और मैंने दोनों ही क्वेश्चन करा दिया है, एक में फंसने से आपको दोनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कहा था, हटा देते हैं इधर का, चलिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, इसको चेक कर लेते हैं। माइक डिस्चार्ज हो गया तो इससे आवाज़ आनी चाहिए, उसका थोड़ा कम आवाज़ आए, ठीक है। तेजी से बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि माइक तो डिस्चार्ज हो गया, तो अब जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही तो मोबाइल की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू
0। ठीक है, तो इसको मिटा दें तो हो ही गया, तो जगह बना दें। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैंने लिया है ये। ठीक है, तो मैंने बताया है कि क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पहले तो जो एक्स स्क्वायर का टर्म है इधर गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणे 300 यानी 600 आ गया। अब 600 का गुणनखंड ऐसा करना है कि घटा करके कितना आना चाहिए, घटाने में यहाँ सिंबल घटाने का तो घटाना है, और उसमें से क्या आना चाहिए, ऐसे गुणांक कितना है 1 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा गुणनखंड होना चाहिए। तो अगर गुणनखंड निकालना नहीं जानते हैं तो एक प्रयोग देख लीजिए, रफ पे इसको करिएगा। इस चीज को निकालने का तरीका बता रहा हूँ। 2 से काटेंगे तो 300 आएगा, 2 से फिर काटिए 150 आएगा, 2 से फिर काटिए 75 आएगा। अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 5 15। अब 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 5 25। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब इन सबको गुणा करने पे कितना आएगा, 600 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम 2 दूना 4, मतलब इसका जो हम गुणनखंड बना सकते हैं 4, मतलब 2 का क्या ले ली मैंने, 2 दूना 4 ले लीजिए, मान लीजिए 4, तो जो जितना बचा 25 25 75 दूना 150, यानी 150 गुणा 4 भी करेंगे तब भी आएगा। देखिए हम तरीका बता रहे हैं आपको कैसे करना है, मतलब क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं। 2 मान लीजिए 2 ले लिए, 2 लेंगे तो 2 गुणे 300 बनेगा। देखिए 2 से ले 300 बनेगा, 300 600 बनेगा। ठीक, अब ये 2 दूना 4 ले लिए, 4 2 गुणे 2 4 लिए, 4 150 बन सकता है, तभी 600 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ गए 8 ले लिए, 8 और 75 ले तब भी बन जाएगा, 8 और 75 ले ले तब भी आपका 150 ये 600 आ जाएगा। ठीक, फिर अगर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें 8 गुणे 3 24 आ जाएगा, 24 25 बच रहा है 25, तब भी आपका 600 आ जाएगा। ठीक है, और इतने को भी ले लें, 24 पंजे 120, 120 और 5 लें तब भी आपका 600, इतने से 600 आ जाएगा गुणा करने पे। इसके अलावा भी और भी बन जाएंगे, क्योंकि 2 गुणे 2 आपने लिया। अब मान लीजिए 5 ते 15 इतना 3 ले लें, मतलब इसमें से 3 ये ले लिए और 3 जो बच रहा है उसको ले लें, तब भी गुणा करने पे 600 आएगा, क्योंकि सबके अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही तो है। इसका मतलब 600 का मतलब क्या है, ये देखिए यही तो मतलब है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यही तो है 600। तो हम पहले ये गुणा करके माने इन 2 का लिए, ये ले लिए तभी 600 आना है। हम इन 3 को ले लिए, देखिए इन 3 को ले लिए और 3 को ले तभी 600 आना है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मैंने सिर्फ इतना ले लिया, इतना ले लें और फिर ये जो बच रहा है ये गुणे ये करें, मतलब तभी 600 आना है। ठीक है, तो फैक्टर मतलब कहेंगे ये फैक्टर कैसे निकालते हैं ये समझ आएगा नहीं। पहले हमने कहा 600 आया, 600 का फैक्टर करना है, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे बनाना चाहें तो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैंने इन 2 को लिया, 2 को लिया तो इतना बच रहा है, इन 2 को लिया तो ये बन गया। ठीक है, आपने इन 3 को लिया ये बन गया। ठीक, आपने इतने का ले लिया ये बन गया, इतना हो गया। इसके अलावा भी तो बन सकते हैं, इनको ले लें जो बच रहा है 25 50 गुणे इतना ले तब भी 600 आ जा रहा है। ठीक है, आपको इसमें से कौन सा चूज करना, यही मेन चीज है। तो चूज कौन सा इसमें से करना है कि घटा कर, यहाँ सिंबल कौन सा है, घटाने वाला, कितना आना चाहिए, x गुणा कितना 1। तो देखिए 24 और 25 का अगर हम ले लें गुणांक, मतलब 600 का 24 और 25 ले लें तो काम बन सकता है क्या, देखिए 25 में से घटाएं, 25 में से घटाते हैं 24 तो प्लस x आ जाएगा। ठीक है, 25 में से 24 घटाएं 1 बच जाएगा, काम भी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बस यही चीज देखना है यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर कर दिया। ठीक, मैं यहाँ क्या करता हूँ, 25 माइनस 24 x लिखा है, अब प्लस करना चाहिए तो 25 में से घटाएंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो 24 में से घटाते, माइनस 300 0। बस यही चीज आपको करनी है, ब्रेक, यही बस मेन चीज था, गुणनखंड करना। ठीक है, चलिए तो अब इसको गुणा कर लीजिए, 2x स्क्वायर ये भी चेक कर लिया करें कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 25 में से 24 घटाए तो प्लस आएगा, प्लस x आ रहा है। ठीक है,
और 25 से 24 गुणा करने पर 300 आएगा ही आएगा, अब फैक्टर ही किया है। ठीक है, तो बस यही चीज़ आपको सीखना है। ठीक है, तो 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, सिर्फ x मैंने कॉमन लिया। यहाँ पे बचा 2x प्लस 25। ठीक, तो इसका मतलब देखिए अब यहाँ पे भी सेम चीज कॉमन आनी चाहिए इन दोनों में। 2x प्लस 5 अगर आना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ 12 आएगा बाहर, तभी तो होगा। 2x प्लस 5 25 यहाँ पे भी आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए देखिए 2x प्लस 25, इसका माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक, और यहाँ 24 है तो 12 दूना 24 नहीं 12 लेना पड़ेगा। इसका मतलब देखिए 12 दूना 24 हो गया और 12 से गुणा करिए इसमें 25 गुणे 12। ठीक है, 25 गुणे तो 25 दूना 50 का 0। ठीक भाई 25 दूना 50 का 0, 5 बचा, 25 से कम 25 30, 300 हो गया। सही है, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए दोनों में कॉमन हो गया, तो बराबर 0 है, 0 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 25। ठीक, अगले में x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, बस अब हो गया। तो यहाँ पे हो गया यानी 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 या 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। मूल ज्ञात करना था। यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा -25/2 आ जाएगा, और x बराबर ये दोनों आपके मूल आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ फिलहाल, ये जो पहला क्वेश्चन है पहला सबसे चैप्टर फर्स्ट का, जो सर चैप्टर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन मैंने करवाया है। देखिए जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है मैं करवाया था, उसी का आंसर है। देखिएगा इक्वेशन मिला लीजिएगा 2x² + x - 3। यहाँ तक इक्वेशन बनवाया था, क्वेश्चन मैं पढ़ भी दे रहा हूँ एक बार उसको। पहले का क्वेश्चन था एक टेस्ट, सबसे देखिए सबसे जो पार्ट 1 था, जो चैप्टर पार्ट 1 बताया था, वहाँ पे एक स्टेप इक्वेशन बनी थी 2x² + x - 300। तो उसका हल छोड़ दिया था, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। देखिए उसका हल ये है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये नेगेटिव तो होगा ही, इसमें x बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िएगा, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी से 1 मीटर अधिक हो, तो कक्ष की चौड़ाई क्या लंबाई आती है। चौड़ाई x आपने चौड़ाई माना था, तो चौड़ाई आपकी आ गई थी x बराबर चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई आपकी आ गई 12 मीटर माना था, तो 12 मीटर हो गया था। ठीक है, और लंबाई आपने माना था 2x + 1 माना था। ठीक है, 2x + 1 2x + 1 माना था, तो यानी बाद में 24 12 + 1 25 मीटर। देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो ये इक्वेशन जो मैंने इससे बताया, इस इक्वेशन को हल करने का आंसर यहाँ तक आ गया। मैं बता रहा था कि ये जो चैप्टर फर्स्ट था, मैंने पार्ट 1, ये पार्ट 2 में पढ़ा रहा हूँ ना वीडियो। पार्ट 1 वाले में एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, वहाँ पे इस तरह की क्वेश्चन बनी थी। इस तरह जो पहले क्वेश्चन था उसका, तो उसका जो हल मैंने यहाँ तक इतना करा दिया। उसमें था कि लंबाई चौड़ाई से, जो लंबाई है चौड़ाई से 2x मतलब दुगने से 1 अधिक है, तो और क्षेत्रफल उसका जो गुणन क्षेत्रफल का कुछ दिया होता, तो क्वेश्चन आपकी ये बन गया। उसका सलूशन समझिए ये है। ठीक है, और ये वैसे भी समझिए कि इसका जो सॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ तक का इसका, और यहाँ तक का आंसर आ गया, यहाँ तक। ठीक, और यहाँ से जो उसके आगे का जो समीकरण बने थे, उसका जो हल अगर निकालना चाहें कि लंबाई चौड़ाई कितनी थी, दिया जाए। ठीक है, चलिए एक मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कुछ लिखता हूँ, एक क्वेश्चन। चलिए इसके बाद के जो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन ही करा देता हूँ डायरेक्ट, है ना। ये तो समझ में आपको आ ही गया होगा। चलिए इसको आज के लिए स्टॉप करता हूँ, इसको ही करने देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं लाइक करिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे बच्चों में शेयर करिए। ठीक है, अब इसके बाद
मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता दिया, 3-4 जो है मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराया। इसके बाद जो है मैं 4.2 जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड पूरे क्वेश्चन ही हैं, इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।